पासवान जी की उपलब्धि अपनी तो कुछ भी नहीं है, उनकी उपलब्धि सिर्फ ये है कि वो रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं। अभी जैसे देखिए उन्हें गठबंधन में उन्हें 5 सीटें मिली, 3 उसमें अनुसूचित जाति की सीट थी, एक में खुद लड़े, एक में अपने बहनों ही को उतारा। लोजपा क्यों जानी जाती है? कही जाती है कि दलित की पार्टी है, तो दलित नहीं, उनको एक जात में सिमट कर रह गया। रामविलास पासवान जी ने थोड़ा कोशिश किया था। मुझे लगता है कि सामाजिक समरसता बिगाड़ने में आज सबसे ज्यादा बड़ा हाथ किसी पार्टी का है तो वो भारतीय जनता पार्टी का है, जिसने सामाजिक समरसता को बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। नमस्कार, मैं निविड़ शिवपुत्र और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। खुशी हो रही है कि हमारे स्वराज पोस्ट के स्टूडियो में आज एक ऐसे युवा नेता का आना हुआ है जिनके बारे में यह जाना जाता है कि वो दलित हित के समर्थन में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और बड़े बेबाक तरीके से उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को मीडिया के सामने भी रखा है। बिहार की बेहतरी इनकी प्राथमिकता में नंबर 1 पे है। दलितों का संघर्ष, दलितों की आवाज़ बनना इनकी प्राथमिकता में है। और इसके साथ ही एक दूसरा पक्ष यह है कि राजनीति में बिना हस्तक्षेप किए किसी भी आवाज़ को बुलंद करना कोई प्रतिफल नहीं लाता है। इस विश्वास के साथ इन्होंने तात्कालिक तौर पे कांग्रेस का दामन थाम रखा है। तो आदित्य पासवान जी कांग्रेस के अनुसूचित जाति विंग के प्रवक्ता हैं और प्रवक्ता के तौर पे बड़ी ही बेबाकी से अपनी बातों को रखते रहे हैं। आज स्वराज पोस्ट की ओर से हम इनका स्वागत करते हैं और पहला सवाल इनसे यही कि बिहार में चुनावी मौसम शुरू हो चुका है, विधानसभा चुनाव होने हैं और हम देख रहे हैं कि दोनों ही जो इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हैं बिहार में, महागठबंधन और एनडीए, दोनों की तरफ से दलित वोट बैंक को अपनी ओर रिझाने के लिए तमाम प्रकार की कवायदें हो रही हैं। उस पर हम बाद में बात करेंगे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप दलितों के हित में जो बातें करते रहे हैं उसमें आप संतुष्ट नहीं दिखते हैं। जो भी राजनीतिक दल अब तक करते रहे हैं या करने की मंशा रखते हैं उससे संतुष्ट नहीं दिखते हैं। ये असंतोष आपका किन कारणों से? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया और इनवाइट किया मुझे यहाँ आने के लिए। स्वराज पोस्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई, और स्पेशल बधाई इसलिए और मेनी थैंक्स टू स्वराज पोस्ट कि आपने इस मुद्दे के लिए मुझे आज इनवाइट किया है बात करने के लिए। कि तो ये समझ आती है कि समाज का जो निचला तबका है, वंचित तबका है, उसके लिए स्वराज पोस्ट सोचता रहा है, सोच रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि स्वराज पोस्ट हमेशा जो हमारे मुद्दे हैं, दलित के मुद्दे हैं, वंचित समाज का जो मुद्दा है, पिछड़ा समाज का जो मुद्दा है, उसको प्रखरता से, मुखरता से हमेशा आगे रखता रहेगा। अब हम आपके सवाल को उत्तर अगर देते हैं तो जो दलित राजनीति रही है देश में, बिहार में, और जो स्थिति है हमारे दलित समाज की, उसके कारण मुझे असंतोष है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो जस्टिस इतने वर्षों, आज़ादी के इतने वर्षों बाद मिलना चाहिए था इस समाज को, वो मिल नहीं पाया है। आज भी आप अगर शहर में लोग उतना इस चीज़ को जान नहीं पाते हैं, लेकिन चूंकि हम गांव से कनेक्टेड हैं और मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, दलित समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो जब वहाँ जाते हैं और देखते हैं, जो स्थिति देखते हैं उनकी, तो वो देख के लगता है कि इन इतने वर्षों में क्यों नहीं समाज हमारा आगे बढ़ पाया। आज भी वो क्यों अपने हक और हिस्सेदारी के लिए, उन्हें हर चीज़ के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो वो एक बड़ा अंदर से ना कचोटता है, दुख वाली बात है कि और उसके लिए इसको एक सरकार को दोषी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आज़ादी के बाद अलग अलग पार्टियों ने देश में सत्ता में रहे वो लोग। तो वो एक मुख्य कारण है कि आज भी हिस्सेदारी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, और वो भी बड़े तौर पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है, और सरकार उसमें साथ नहीं दे रही है। और हम तो विपक्ष में हैं, हम उनकी आवाज बन के उठा रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं आवाज, कोशिश करते हैं कि उस समाज को न्याय मिले, हिस्सेदारी मिले। और हमारी लड़ाई चालू रहेगी जब तक कि जो पिछली पंक्ति में हमारा भाई बैठा हुआ है, जो जिसे आगे आना चाहिए, जो पढ़ा लिखा लड़का है, बहुत सारे लड़के हैं जो पढ़े लिखे हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छे वक्ता हैं,
उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और ये अफसोस की बात है, राजनीतिक हिस्सेदारी शून्य के बराबर है। बीच में एक दौर आया था 1990 के बाद और वो 2005 तक, उसमें बहुत सारे लोगों को लालू प्रसाद जी ने वो सत्ता में हिस्सेदारी दी, बिल्कुल उसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके बाद की जब बात करते हैं हम, तो वो कमजोर होता चला गया और आज वो स्थिति उसकी ऐसी है कि ये बस परिवारों के बीच में वो बस बट के रह गया है। आदित्य, चूंकि आपने नाम ले लिया है, मैं तो चाह रहा था कि बिना नाम लिए हुए आप निष्पक्ष तरीके से अपना वक्तव्य देंगे, लेकिन लालू प्रसाद जी का नाम ले लिया है आपने, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका असंतोष केवल वर्तमान सरकार तक ही सीमित है या जिस पार्टी के लिए आप अभी प्रवक्ता का काम कर रहे हैं उस पार्टी ने तो लंबे समय तक वो सत्ता में रही, कांग्रेस की नीतियों को लेकर के भी आपका कोई विरोध है क्या? नहीं, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है और मैं ये कहना चाहूंगा कि जिसका जो कंट्रीब्यूशन जब जब रहा है उसे उसका महत्व देना चाहिए, उसे याद किया जाना चाहिए। तो वो दौर था 1990 के बाद का जो दौर था, तो जब बिहार सामंतवाद में घिरा हुआ था और नरसंहारों का दौर था, 90 के बाद भी नरसंहार हुए, लेकिन आवाज दिया गया, जो पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, उसे आवाज दिया गया। अब रही बात कांग्रेस की, अगर हम बात करते हैं तो आजादी के बाद जब देश आजाद हुआ तो आरक्षण का प्रारूप किसने तैयार किया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण का प्रारूप तैयार किया, लागू कांग्रेस पार्टी ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किसने संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया? कांग्रेस ने बनाया। तो कांग्रेस ने अपना दायित्व उस समय से शुरू कर दिया था निभाना, लेकिन उसके बाद जब सरकारें बदलती गई, लोग उसमें ऐसे लोग आ गए जो नहीं चाहते थे कि जो वंचित समाज है वो उनकी हिस्सेदारी में अपनी जगह बनाए, तो हिस्सेदारी नहीं मिल पाई और उसमें सब जिम्मेवार हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अगर कांग्रेस हूं तो वो पक्ष नहीं रखूंगा, कांग्रेस में हूं तो पक्ष मुझे रखना होगा। और इसीलिए अभी राहुल गांधी जी ने भी कहा कि जो हमने पूर्व में गलतियां की हैं, जो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाया, हिस्सेदारी लोगों को नहीं मिल पाई, वो देना है। और इसीलिए वो पूरे पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण वो देश में घूम भी रहे हैं, बहुजन एकता की बात कर रहे हैं, दलित। सही कह रहे हैं आप आदित्य, काल क्रम के अनुसार भूमिका में भी परिवर्तन आना चाहिए। शुरुआती दौर में अनुसूचित जाति या दलितों पिछड़ों के लिए के हित में यह था कि आरक्षण दिया गया, उसको अधिक से अधिक कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, उसका लाभ कैसे पहुँचे, ये चुनौती थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसका लाभ मिला है। एक तबका आज दलितों के बीच भी नज़र आ रहा है, जिसमें मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा। आदित्य पासवान हो गए, चिराग पासवान हो गए, जीतन राम मांझी हो गए, और भी बहुतेरे नाम हैं जो शिक्षा की दृष्टि से, सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से, सभी दृष्टियों से वो मेन स्ट्रीम के, और वो इस स्थिति में हैं कि दलितों के हित की बात उठा सके किसी भी प्लेटफॉर्म पे। तो लेकिन साथ ही एक बात की ओर आपका ध्यान इसलिए आकृष्ट करना चाहूँगा कि आपने इन लोगों के प्रति भी उतना ही असंतोष जाहिर किया है, चाहे जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान के खिलाफ आप लगातार बोलते रहते हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि दलित समाज के भीतर ही ये आपसी प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है? नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जस्टिफिकेशन जो है ना, जस्टिस जो है वो सर्व नहीं हुआ सोसाइटी को। अगर चिराग पासवान जी की बात करें तो चिराग पासवान जी की उपलब्धि अपनी तो कुछ भी नहीं है। उनकी उपलब्धि सिर्फ ये है कि वो रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, सांसद रामविलास पासवान जी के पुत्र है, इसलिए उन्हें मौका मिला। और सांसद एक बार नहीं, ये उनका तीसरी बार बन रहे हैं सांसद ये। और तीसरी बार सांसद बनने के बाद अभी जैसे देखिए उन्हें गठबंधन में उन्हें 5 सीटें मिली, 3 उसमें अनुसूचित जाति की सीट थी, एक में खुद लड़े, एक में अपने बहनों ही को उतारा। तीसरी सीट जो थी वो अशोक चौधरी जी की पुत्री श्याम भवी चौधरी, जिसकी शादी किशोर कुणाल जी के पुत्र शायन कुणाल से हुई, वहां उन्होंने उसको वो सीट दे दिया। और भी पहले जहां भी जब इतिहास अगर चलेंगे, रामविलास पासवान जी का भी, लोजपा का इतिहास अगर देखेंगे तो लोजपा हमेशा परिवार के लिए अपनी करती रही है। अब नाम अगर लेंगे हम तो रामविलास पासवान, पशुपति कुमार पारस, रामचंद्र पासवान, चिराग पासवान, प्रिंस पासवान, इनके दामाद मृणाल पासवान, जीत नहीं सके वो, और आई एम श्योर कि और भी लोग होंगे, नाम अभी नहीं आ रहा है। उसके बाद उनका फोकस कहीं था तो वो जाने माने बिहार के बाहुबलियों का था, जिन पे हत्या, फलन और अलग अलग तरह के केस थे। तो जो समाज का प्रेम के कारण रामविलास पासवान जी ने जो ऊंचाई छुआ, उसके बाद उनके पुत्र आए तो वो जस्टिस सर्व नहीं हो पाया।
वो एक कौम के लिए, एक जो कौम, जो पूंजीपति कौम होता है या अपने परिवार का होता है, सिर्फ उसके लिए वो काम करते रहे। और ये प्रत्यक्ष सामने है, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा कि मैं आरोप लगा रहा हूं, ये आरोप नहीं है, ये प्रत्यक्ष सामने है और सब लोग इसको देख रहे हैं। तो जस्टिस, जहां पे लोजपा क्यों जानी जाती है, कही जाती है कि दलित की पार्टी है, तो दलित नहीं, उनको एक जात में सिमट कर रह गया। रामविलास पासवान जी ने थोड़ा कोशिश किया था। तो पहला तो है कि दलित शब्द, दलित महादलित शब्द होना भी नहीं चाहिए, शब्द होना चाहिए अनुसूचित जाति। तो रामविलास पासवान जी की पार्टी, चिराग पासवान जी की पार्टी, वो तथाकथित दलितों की मानी जाती है। लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन देने की बात आएगी, आज मेरे तरह बहुत सारे लड़के, ऐसा नहीं है कि आदित्य अकेला बोल रहा है, मेरे तरह देयर आर सो मेनी बॉयज हु कैन स्पीक वेल, हु आर एजुकेटेड एंड दे कैन डू वेल इन द सोसाइटी, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है, वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो आगे बढ़ेंगे उनका पैर पे नहीं काट दिया जाता है। तो वो जब तक, समाज कैसे आगे बढ़ेगा? जब आप अगर जो नौकरियां अच्छी अच्छी हैं उसमें आप जाएंगे तो समाज आपका आगे बढ़ेगा। जो राजनीतिक हिस्सेदारी है तो जागरूकता आएगी। अगर पिछले तबके के लड़कों को राजनीतिक हिस्सेदारी मिलेगी तो वो नीचे का जो प्रॉब्लम्स है, जो दुख उन्होंने देखा है, जो प्रॉब्लम्स फेस किया है, उसको वो लोग पूरा करने का कोशिश करेंगे। तो सामाजिक हिस्सेदारी बढ़ेगी और सामाजिक जागरूकता बढ़ेगी, तब हो सकता है। लेकिन यहां पे बिल्कुल ये फेल रहे हैं ये लोग। तो ये कारण है कि मैं बोलता हूं, आपको मेरा कोई चिराग पासवान से कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। जीतनराम मांझी जी की बात करें, द स्टोरी रिपीट्स इटसेल्फ अगेन। फिर वहां पे देखिए जीतनराम मांझी, उनके बेटे, कहा था कि बड़े बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो भाई सिर्फ वही एक पढ़े लिखे तो नहीं है, दलित समाज में उनके बेटे के अलावा और भी बहुत सारे लड़के होंगे जो पढ़े लिखे होंगे, उनकी बहू, उनकी समधनी और पता नहीं कौन कौन। तो ये परिवार के अंदर घिरे हुए हैं। तो ये जब परिवार से बाहर निकलेंगे नहीं तो फिर कैसे समाज को दे पाएंगे? और ये जितना भी चीज इनका होता है कि ये रथ निकाल रहे हैं, या चिराग पासवान का जितना स्टेटमेंट आता है, ये सब दिखाने के लिए है। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पे कैसे, किस तरह से प्रहार किया। आरक्षण बिल्कुल कमजोर हो चुका है आज की डेट में। तो जो एक टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की कि उस पे क्रीमी लेयर पे ध्यान देना चाहिए सरकार, राज्य सरकार को, तो जो कोटे में कोटा था उस पे इन लोगों का कोई बयान नहीं आया। स्पेशली चिराग पासवान कोटे में कोटा का समर्थन कर रहे हैं, जीतनराम मांझी, और चिराग पासवान ने कोटे में कोटा का कोई बात ही नहीं किया। भ्रमित करने का काम किया समाज को कि प्रधानमंत्री जी जल्दी इस पे एक्शन लेंगे। आज कितना टाइम हो गया और कोई एक्शन नहीं है उस पर। चिराग पासवान का कमेंट आया क्रीमी लेयर का, क्रीमी लेयर पे, क्रीमी लेयर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्रीमी लेयर नहीं होनी चाहिए क्योंकि आरक्षण जो है वो उसका क्यों दिया गया? वो क्रीमी लेयर की मानसिकता के कारण दिया गया। जब तक आपकी मानसिकता खत्म नहीं होगी, कोई अगर अमीर बन जाता है तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, ये जस्टिफाइड नहीं है। अब जैसे मैं अगर शेड्यूल कास्ट से हूं, हाँ। यहाँ पर एक सवाल ये उठ रहा है, चिराग पासवान के से असंतोष प्रकट करते हुए आपने शांभवी जी का नाम लिया। हाँ। शांभवी को टिकट देने पे आपकी आपत्ति इस बात को लेकर के है कि उसने एक अगड़ी जाति के साथ विवाह कर लिया था। मेरा सवाल यह है, यह जानना चाहता हूं कि दलित समाज को अगर मुख्य धारा में आना है तो इस तरह की कुंठाओं से तो मुक्त होना पड़ेगा। और अगर कोई लड़की अगर इस कुंठा से मुक्त हो रही है तो उसको आप अयोग्य साबित कर दे रहे हैं कि उसको नहीं दे करके ऐसे इसको देना चाहिए था। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम में जो लोग आ गए हैं उनको भी आरक्षण मिलते रहना चाहिए। तो इन दोनों में तो कॉन्ट्राडिक्टरी। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, बहुत वैलिड क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर ये है कि शांभवी चौधरी जी का भी इतिहास क्या है। उनके पिताजी अशोक चौधरी, उनकी भी शादी कुछ शेड्यूल कास्ट में नहीं हुई है। तो जो अपब्रिंगिंग है वो कभी भी वो प्रो दलित नहीं हो सकता है जिस हिसाब से वो बड़ी हुई है। तो वो सीट जो थी वो एक ऐसे व्यक्ति को जाना चाहिए जिसने वो चीज देखा हो, तो वो समाज का प्रॉब्लम समझ के समाज के लिए लड़ाई लड़ेगा, वो समाज के लिए लड़ाई लड़ेगा। हम लोग गांव से जुड़े रहते हैं, हमेशा उन लोगों के बीच रहे, तो उनका दुख दर्द समझते हैं, तो उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सीट को इस तरह से, फिर तो सीट बेकार हो गया ना, क्यों आपने लिया? फिर तब यही सौदेबाजी करनी थी, तब तो अब उसका कोई जवाब ही नहीं है। फिर तो ये चलता रहेगा और कोई अगर नहीं बोलेगा तो इन लोगों को क्लीन चिट मिलता रहेगा। इसलिए हम तो जब तक बोलते रहेंगे हम लोग। तो अब इसी क्रम में आप जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष के बारे में भी अपना मंतव्य। देखिए, जनसुराज के बारे में बहुत कुछ बोलना अभी उचित नहीं होगा, इसलिए कि उनको लोग ने देखा नहीं है। एक्चुअल उन्होंने एज अ मीडिया का जो वो काम करते हैं उसके तौर पे वो जाने जाते रहे। तो पॉलिटिकल फील्ड में आके एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, और किशोर की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष
की बात कर रहा हूँ। अगेन इट गोज कि भाई मनोज भारती जी इंडियन फॉरेन सर्विस में इतने सालों तक रहे, देश विदेश में काम किया उन्होंने, ठीक है, वो गांव से आते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जब उन्होंने पढ़ाई पूरी की, यूपीएससी क्वालिफाई किया होगा, आईएफएस मिला होगा, तो वो विदेश, आईएफएस की नौकरी कैसी होती है, मेरे मित्र लोग हैं, मैं जानता हूं कैसी होती है, फर्स्ट ऑफिसर की पहले एमएससी में पोस्टिंग होती है उसकी, तो वो लोग विदेशों में रहते हैं। तो जो विदेशों में जो आदमी कंटिन्यूअस रहा हो, वो उसको अचानक से आप जनसुराज का अध्यक्ष बना देंगे, तो फिर यहां वही बात हो जाएगी, ये जस्टिस डिलीवर्ड नहीं है। ये आपको, अगर आप कह रहे हैं कि आपको बनाना है, आप दलित की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, तो आपको उसमें से चुन के लाना होगा। आप कहीं से ला के बैठा दीजिएगा तो वो नहीं होगा। एक जमाना था जब बाबू जगजीवन राम थे, कहते थे मैं दिल्ली में बैठा हूं, तुम बोलो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं यहां बैठा हूं तुम्हारी लड़ाई के लिए। एक जमाना था जब भोला पासवान शास्त्री जी बिहार के मुख्यमंत्री, एक बार नहीं 3 बार मुख्यमंत्री हुए, और वो कटिंग अक्रॉस द कास्ट लाइन सभी के लिए काम किया, सभी के लिए। तो ये लोग अनुसूचित जाति के नेता थे। ये चिराग पासवान, जीतन राम मांझी या और भी जितने लोग हैं, वो अपने जात का लीडर होने का बात करते हैं। अनुसूचित जाति का लीडर ये लोग कोई नहीं है, क्योंकि अनुसूचित जाति मतलब सभी कास्ट। अब नीतीश कुमार जी को जैसे देखिए, 2005 में सत्ता में आए और 2007 में उन्होंने क्या किया, 2007 में उन्होंने दलित महादलित करके अनुसूचित जाति को 2 भाग में कर दिया। क्यों? अपने राजनीतिक फायदे के लिए उन्होंने दलित समाज को, अनुसूचित जाति को कमजोर किया। और क्या आज देखिए महादलित समाज की क्या पोजीशन है, 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता है, तन पे सही से कपड़े नहीं है। अभी महादलित समाज की एक महिला को मुजफ्फरपुर के औराई में, उसको वहां के भूमियार समाज के लोगों ने उठा लिया। पुलिस दिखाने का, प्रेम दिखाने की कोशिश कर रही है कि प्रेम प्रसंग है। क्या वो कभी एक जो महादलित समाज की लड़की है, शादीशुदा वो भी, जिसकी 12 वर्ष की बेटी है, क्या वो समाज का लड़का, भूमियार समाज का लड़का जिसने उसे उठाया, उसके घर वाले एक्सेप्ट करेंगे? तो देखिए किस तरह से पुलिस इसको ढकने का प्रयास कर रही है। तो हमने उनकी लड़ाई शुरू की है, अभी लड़ाई होगी, फिर कैसे उसको जस्टिस मिलेगा। सवाल आदित्य ये भी उठता है ना कि ये क्राइम तो क्राइम है, नहीं, दिस इज नॉट क्राइम। क्रिमिनल्स की कोई जाति नहीं, दिस इज नॉट क्राइम। ये रैम्पेंट है बिहार में आज, एट्रोसिटीज जो है खासकर अनुसूचित जाति जनजाति पे बिल्कुल रैम्पेंट है, और एवरी वीक कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना हो रही है। मैं कुछ एक घटना जो मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा। मुजफ्फरपुर में रविदास समाज की एक बच्ची थी रूपा, जिसको रात के अंधेरे में उसके घर से उठा के ले गए लोग, झोपड़पट्टी में। मैं गया था झोपड़पट्टी में, वहां से उसको उठा के लेके गए। उठा के ले जाने के बाद उसका बलात्कार किया, उसके प्राइवेट पार्ट जो थे उस पे चाकू से अटैक किया, उसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया। मैं देख के आया पूरा, वहां कोई पुलिसिया कार्रवाई नहीं हो रही थी। बहुत विभत्स था वो। उसी वक्त वो कलकत्ता में भी हुआ था। लेकिन हम इस बातचीत को आगे इस रूप में ले जाना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि ये एक तो इसकी क्या मुख्य वजहें आपको क्या नजर आती हैं? अचानक दलित एट्रोसिटीज में इतनी बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हो रहा है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, या क्या सामाजिक समरसता में कहीं बाधा पैदा हो रही है, राजनीतिक चतुराई से? नहीं, मुझे लगता है कि आपने जो कहा कि सामाजिक समरसता वाली बात, वहां पे इश्यू आ रहा है, क्योंकि लगातार ये हो रहा है। और बहुत जगह, जैसे वो एक उस बच्ची का हुआ, औरंगाबाद में भी सिमिलर केस हुआ, मार के उसका रेप करके उसके घर में ही टांग दिया उसको। वहां भी पुलिस हश करने की कोशिश करी थी, हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, सस्पेंड किया गया थानेदार, फिर आगे बात गई। उसी तरह से बहुत सारे केसेस लगातार होते जा रहे हैं। मतलब केस, मतलब जो एक्टिविटी है, जो एट्रोसिटी करने वाले का, वो सेम है, सिर्फ जिला बदल रहा है, ब्लॉक बदल रहा है, गांव बदल रहा है, लेकिन केसेस होते जा रहे हैं। क्यों? आखिर इसके पीछे कुछ रीजन तो होगा। अब खगड़िया में एक लड़के को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि वो बुलेट चलता था, बढ़िया कपड़ा पहनता था। तो ये समाज को अपने अंदर से ये निकालना पड़ेगा कि भाई उनके भी जीने का समान अधिकार है, सरकार ने उन्हें भी इक्वल राइट्स दिया हुआ है। वो भी अगर अपनी मेहनत से पैसा बना रहे हैं तो उन्हें भी अच्छी गाड़ियों, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार है। तो ये चीज बहुत लोगों को प्रॉब्लमैटिक लग रही है। अभी मुजफ्फरपुर में इसी कांड को लेकर के एक ही परिवार के घर में 10 दिन में 3 बार हमला हुआ। 3 बार हमला हुआ। मैं जाके एसएसपी से मिला, तब वो फिर से वो केस की जांच शुरू हुई, अभी वो चल रहा है जांच। तो ये लगातार हो रहा है। तो और जब कॉन्स्टिट्यूशन में सरकार का यहां पे रोल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो सेफ गार्ड करने के लिए SC/ST को दिया हुआ है, प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन क्यों वो स्ट्रिक्टली इनैक्ट नहीं हो पा रहे हैं? स्ट्रिक्टली इनैक्ट नहीं हो रहे हैं, इसी का कारण है कि एट्रोसिटी, लोग जो एट्रोसिटी कर रहे हैं उनके मन में डर नहीं है। तो जब तक डर नहीं हुआ कि भाई मैं ऐसा करूंगा तो तुरंत मेरे पे ये एक्शन होगा,
तो वो डर खत्म हो गया है, प्लस सामाजिक समरसता बिगड़ चुकी है। और मुझे लगता है कि सामाजिक समरसता बिगाड़ने में आज सबसे ज्यादा बड़ा हाथ किसी पार्टी का है तो वो भारतीय जनता पार्टी का है, जिसने सामाजिक समरसता को बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। तो ये इसमें चेंज होना बहुत जरूरी है। सामाजिक समरसता आएगी तभी ये एट्रॉसिटीज रुक सकेगा, क्योंकि एक सच्चाई ये भी है कि पुलिस हर जगह नहीं जा सकती है। ये भी एक फैक्ट है कि पुलिस हर जगह नहीं जा सकती है। तो वो समाज के अंदर वो जब तक इनकलकेट अपने अंदर नहीं करेंगे वो कि भाई ये गलत है, उन्हें भी समान अधिकार है, तो वो नहीं रुकेगा वो। नहीं, ठीक है, दलितों के हित की चिंता आप करते हैं और पूरी गंभीरता से आप चिंता करते हैं जी। आप का लक्ष्य भी बहुत ही पवित्र है, उनके हित में आप सोच रहे हैं, ये आपको साधुवाद के पात्र हैं आप। लेकिन इसके साथ ही हम ये जानना चाहेंगे कि आपका अपना लक्ष्य क्या है, रोड मैप है उसके लिए कोई आपके पास? कहीं अपने पूर्ववर्ती राजनेताओं की तरह से, चूँकि आप एक राजनेता की भूमिका में भी हैं, तो दलित हित की चिंता केवल प्रदर्शित करने के लिए, पॉलिटिकल बेनिफिट्स उठाने के लिए तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी वैसा कुछ नहीं है। अभी तो हम लोग, मैं उस जगह पहुंचा भी नहीं हूं। एक बार वहां जब पहुंचूंगा तब हमारे काम को लोग देखेंगे, समझेंगे। लेकिन एक बार अगर मौका मिल गया तो वो आदित्य वो लकीर खींचेगा कि जिसे खींच उसके आगे बढ़ पाना किसी और दलित लीडर के हाथ में नहीं होगा। ये मेरा वादा है समाज से कि अगर मुझे मौका मिला तो वो लकीर खींच के दूंगा कि उस लकीर को। एक कोई चीज ऐसी बताए जो कि आप जब आते हैं उस पोजीशन में, सबसे पहले तो मैं आप दलितों के लिए करना चाहिए। हाँ, मैं समझ गया। सबसे पहले अगर मैं उस जगह पे आया तो आईटीएस की जरूर शुरुआत करूंगा मैं। इंडियन या बिहार के पर्सपेक्टिव में बोलिए, टीचिंग सर्विसेज, उसकी शुरुआत में जरूर करूंगा, क्योंकि वही पहला चीज है जो समाज को सीखने के लिए वो टीचर जो हैं वो मौका देती है। और वो इतना टफ होना चाहिए मेरे हिसाब से कि वो आईएएस की परीक्षा से भी टफ होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही है जो समाज का नवनिर्माण करते हैं। तो अगर मुझे पहला मौका मिला तो सबसे पहले उसको करूंगा मैं। जो आपने बोला कि एक चीज, तो वो चाहे वो भारत सरकार में मौका मिले या बिहार सरकार में मौका मिले। भारत सरकार में मौका मिला तो इंडियन टीचिंग सर्विसेज, बिहार में मिला तो बिहार टीचिंग सर्विसेज, और वो बिल्कुल अलग होना चाहिए। और उसे मतलब यूपीएससी के लेवल का होना चाहिए, ताकि जो सही में जो पढ़ लिख करके आया है, जो पढ़ा लिखा है, सीरियस कंटेंडर जो है उसका, वही टीचर बन सके। और उसको मतलब तो उसके पॉइंट्स भी वैसी होने चाहिए। आपका मुख्य लक्ष्य है दलितों को मुख्य धारा में शामिल होने में मदद करना। उसमें सिर्फ दलित नहीं होंगे। टीचिंग सर्विसेज का अर्थ यह है कि समाज को शिक्षित करना। तो जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तो वो एट्रॉसिटीज कैसे रुकेगी? समाज, अगर हम और आप दोनों शिक्षित होंगे तभी तो एक दूसरे पर हम लोग ढंग से बात करेंगे या ढंग से वो एक दूसरे के राइट्स को समझेंगे। तो वो राइट्स को लोग नहीं समझ रहे हैं आज के डेट में, प्रॉब्लम वहां पे है। तो उसे वो टीच करने की जरूरत है। सरकार तो बहुत सारा स्कीम चलाती है यहाँ पे, आप देखिए बिहार सरकार भी रोज आप देखेंगे कि अलग अलग जगह में स्कीम चल रहा है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन क्या है ग्राउंड पे? अब हम हमारे आपके सामने है। बहुत सारे ये तो केसेस रिपोर्टेड है, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो रिपोर्टेड नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये गवर्नमेंट है वो इट्स अ फ्लॉप, इट्स अ बिग फ्लॉप। बहुत अच्छे आदित्य जी, आपने स्वराज पोस्ट से इतनी अच्छी बातचीत की जी। और आपका लक्ष्य इतना अच्छा है कि आप धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप अपने मकसद में कामयाब हों, आगे बढ़ें और आपको वो मंजिल हासिल हो। स्वराज पोस्ट की तरफ से तमाम शुभकामनाएं आपको। जी, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।